हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेस में आपकी हिंदी टीचर सोनम। आज मैं आपके लिए आपके सिलेबस में लगा हुआ उपन्यास गबन उपन्यास को लेकर आई हूँ। गबन उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में लगा हुआ और ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। गबन उपन्यास के रचयिता का क्या नाम है, तो याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का ये उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। कब है? 1931, आपको याद होना चाहिए। अब जो है गबन उपन्यास को पढ़ने से पहले हम लोग इनके प्रमुख पात्रों को जान लेते हैं। अगर पात्र को हम लोग जान गए तो हमें उपन्यास अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो प्रमुख पात्र के रूप में क्या है, तो प्रमुख इसमें जो है नायिका है जालपा। गबन उपन्यास की प्रमुख नायिका कौन हो गई? जालपा, याद रखेंगे। और जालपा के पिताजी का क्या नाम है, तो जालपा के पिता है दीनदयाल। कौन है? दीनदयाल। प्रयाग के एक छोटे गांव में जमींदार के मुख्तार थे। एक छोटे से गांव में कौन? दीनदयाल जी जो हैं जालपा के पिताजी, और प्रयाग के एक छोटे गांव जमींदार के मुख्तार थे। माता जी का क्या नाम है, तो इनकी माता का नाम जो है जालपा की माता जी कौन है? मानकी हैं। कौन है? मानकी हैं। पति इनके रमानाथ है। तो जालपा जो है प्रमुख नायिका है, और जालपा के नायिका जो है वह जो है जालपा के पति का नाम क्या हो गया, तो रमानाथ हो गया। रमानाथ ही प्रमुख नायक के रूप में ही है। अगर पूछे प्रमुख नायिका कौन है, तो जालपा, प्रमुख नायक कौन है, तो याद रखेंगे रमानाथ। रमानाथ इस उपन्यास का जो है प्रमुख नायक। रमानाथ के पिताजी का क्या नाम है, तो रमानाथ के पिताजी का नाम है दयानाथ। कचहरी में काम करने वाले नौकर हैं, ईमानदार सज्जन व्यक्ति हैं। कौन है? ईमानदार सज्जन व्यक्ति। माता का क्या नाम है, माता का नाम है जागेश्वरी देवी। तो रमानाथ के पिताजी का नाम दयानाथ हो गया, माता का नाम जागेश्वरी देवी, और पत्नी कौन हो गई? पत्नी जालपा हो गई। कौन हो गई? जालपा। आगे देखते हैं इंद्रधनुष। देखिए इसके अलावा और कुछ पात्र हैं, तो देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। इंद्रधनुष अगला पात्र है, वकील है। इंद्रधनुष कौन है? वकील है। रतन, वकील इंद्रधनुष की पत्नी है। रतन कौन हो गई? वकील इंद्रधनुष की पत्नी, और साथ में जालपा की घनिष्ठ सहेली भी है। जालपा की सहेली भी है। आगे देखिए रमेश म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क है, रमानाथ का मित्र है, परिचित है, रमानाथ का मित्र है। देवी दिन लगभग 60 साल का है, जग्गू का पति है, खटीक जाति का ईमानदार देशभक्त हंसोड़ व्यक्ति है। देवी दिन कौन है? 60 साल का कोई व्यक्ति है, ये जग्गू का पति है, और खटीक जाति का ईमानदार है, देशभक्त है, हंसोड़ व्यक्ति है। जग्गू देवी दिन की पत्नी हो गई, कलकत्ता में साग सब्जी बेचती है। जोहरा इस उपन्यास की एक वेश्या है। कौन है? जोहरा वेश्या है। अब जो है हम सब गबन उपन्यास की प्रमुख समस्याओं को देखेंगे। इस गबन उपन्यास में कौन कौन सी समस्याएं हमें दिखाई देती है। गबन उपन्यास में जो है मध्य वर्गीय प्रदर्शन प्रियता हमें दिखाई देती है, कि मध्यम वर्ग जो है किस तरह से प्रदर्शन दिखावे में विश्वास करता है। स्त्रियों की आभूषण प्रियता, स्त्री को कितने आभूषण प्रिय है ये दिखाई देता है। पुरुषों की अहम प्रवृत्ति दिखाई देती है। गृह कला का पतन दिखाई देता है। अब व्यक्ति का दुर्बल चरित्र जो है हमें गबन उपन्यास में दिखाई देता है। आगे चलते हैं, ये उपन्यास की प्रमुख जो है समस्याएं होंगी। गबन उपन्यास की विशेषता देखते हैं। गबन उपन्यास की विशेषता कौन कौन सी है? यह एक यथार्थवादी उपन्यास है, अतः यह जीवन की असलियत की छानबीन गहराई से करता है। यह अगर पूछे कि गबन उपन्यास कैसा उपन्यास है, तो याद रखेंगे यथार्थवादी उपन्यास है, जीवन की असलियत की छानबीन गहराई से करता है। समाज में व्याप्त भ्रम को दूर कर पाठक को नई प्रेरणा देता है। ये नारी समस्या को व्यापक भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा गया है। साथ ही इस उपन्यास में जो है इस समस्या को जो है राष्ट्रीय आंदोलन से भी जोड़ा गया है। इस उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन से भी जोड़ा गया है। समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वह निम्न वर्ग का हो या मध्यम वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, यह उपन्यास सभी का मार्गदर्शन करता है। यह ऐसा उपन्यास है जो सभी वर्गों का जो है क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। तो आगे चलते हैं। अब हम सब जो है गबन उपन्यास की कथा वस्तु के बारे में जो है एक नज़र डालेंगे। कथा वस्तु इसकी क्या है, तो देखिए गबन उपन्यास का आरंभ एक बिसाती वाले से होता है।
बिसाती वाले से होता है जो चमकती धमकती चीज़ें दिखाता है। उसमें एक चंद्रहार है जालपा, जो अभी बच्ची ही थी, अपनी माँ से जिद करने लगती है। उस वक्त माँ उसे मना कर देती है, पर जब दीनदयाल पत्नी के लिए चंद्रहार लाता है तो जालपा गुस्सा हो जाती है। माँ के यह कहने पर कि उसका हार तो ससुराल से आएगा, वह खुश हो जाती है और यहीं से उपन्यास की आभूषण प्रियता की समस्या प्रारंभ होती है। देखिए, जालपा वो आभूषण से बहुत क्या है, प्रेम है। वह जो है चंद्रहार उसकी माँ के लिए लाया गया था, लेकिन वह माँ का चंद्रहार देखकर जो है वह जिद करने लगती है कि मुझे भी चाहिए। तो माँ उसे समझाती है कि उसका चंद्रहार कहाँ से आएगा, ससुराल से आएगा और यहीं से जो है उपन्यास में आभूषण प्रियता की क्या समस्या प्रारंभ होती है। आगे चलते हैं, ये देखिए उपन्यास का नायक कौन है, रमानाथ है। मध्यम वर्गीय प्रदर्शन प्रियता का शिकार है। उससे जालपा की शादी हो जाती है, किंतु जालपा को चंद्रहार से मतलब था, पर उसे वो नहीं मिलता क्योंकि रमानाथ का परिवार समाज में दिखावे के जरिए सम्मान पाना चाहते थे और इस कारण कर्जे में डूब जाते हैं। अब देखिए, उपन्यास का नायक रमानाथ है। वह मध्यवर्गीय परिवार से क्या करता है, संबंध रखता है और उसकी शादी जालपा से होती है। लेकिन जालपा को चंद्रहार से, आप जानते ही हैं जालपा को आभूषण का बहुत शौक है। उसे चंद्रहार चाहिए था, लेकिन उसे चंद्रहार नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि रमानाथ का जो परिवार है वो समाज में दिखावे का विश्वास करता है, दिखावे पर चलता है। इस कारण जो है शादी ब्याह में अनेक खर्च करके वह जो है क्या होता है, कर्जे में डूब जाता है। एक तो जालपा को चंद्रहार नहीं मिलता। जालपा को जो है, क्योंकि उसकी माँ बोली थी, उसकी माँ ने क्या कहा था कि तुम्हारा चंद्रहार कहाँ से आएगा, ससुराल से आएगा। लेकिन जालपा को चंद्रहार नहीं मिलता। दूसरे रमानाथ उसके बाकी गहने भी चुरा लेता है ताकि वह उससे कर्जा चुका सके। एक तो देखिए जालपा को चंद्रहार भी नहीं मिला और रमानाथ क्या करता है कि जालपा के गहने को भी चुरा लेता है ताकि जो कर्ज है उसके ऊपर वह कर्ज को उतार सके। जालपा के सारे आभूषण चोरी हो जाने से वह बिल्कुल निष्प्राण हो जाती है, क्योंकि उसके सारे आभूषण चोरी हो जाते हैं और उसे आभूषण से बहुत ज़्यादा क्या है, प्रेम है। उसकी इस हालत को देख रमेश बाबू रमानाथ को एक अच्छी सरकारी नौकरी लगा देते हैं, जिससे वह अच्छी कमाई करने लगा। बाद में उन सरकारी रुपयों को भी जालपा के गहने बनवाने में खर्च कर देता है। जब सरकारी नौकरी लगती है उसे, तो उस रुपये को भी वो क्या करते हैं, गहने बनवाने में खर्च कर देता है। इसी बीच जालपा की सहेली रतन के पैसे भी खर्च कर देता है। छोटी छोटी समस्या एक दिन उसके लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे अपना घर छोड़ कलकत्ता आना पड़ता है। यह इतनी बड़ी समस्या हो जाती है कि उसे अपना घर छोड़कर कहाँ आना पड़ता है, उसे कलकत्ता आना पड़ता है और यहाँ उसकी ज़िंदगी का नया अध्याय प्रारंभ होता है। ट्रेन में उसकी मुलाकात देवी दीन से होती है। देखिए, अब वो कहाँ जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है। कलकत्ता जो है आ जाता है, तो जब वो ट्रेन में होता है तो उसकी मुलाकात देवी दीन से होती है। उसी के घर वह रहने लगता है। गिरफ्तारी का डर भी उसे सताता है। अपने डर के कारण वह पुलिस वालों के नज़रों में आ जाता है और गबन का इल्ज़ाम कबूल कर लेता है। गबन का इल्ज़ाम क्या कर लेता है, कबूल कर लेता है। पुलिस वाले जो हैं उसे यूं ही उठाकर लाते हैं और उसे इस इल्ज़ाम से बचने के लिए पुलिस वाले उसे एक केस में मुखबिर बनने को कहा जाता है। उस केस में पुलिस स्वतंत्रता सेनानियों को झूठी डकैती के मामले में फंसाकर अपने तौर पर स्वाधीनता आंदोलन का दमन करना चाहती है। यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन से देखिए संबंध भी है। तो वही बोल रहा है कि जब पुलिस उसे उठा कर ले जाती है तो उस समय जो है पुलिस स्वतंत्रता सेनानियों को झूठी डकैती के मामले में फंसाकर अपने तौर पर स्वाधीनता आंदोलन का दमन करना चाहती है। यही रामानाथ की मुलाकात किसी जोहरा से होती है और वहाँ उसका नैतिक पतन होता है। बाद में वहाँ जालपा भी आती है, उसे ढूंढते हुए और उसके बुरे कर्मों को अपने श्रम से मिटाना चाहती है। उपन्यास का अंत दुखांत है, क्योंकि जोहरा जिसने रमानाथ के प्रति अपने सच्चे प्रेम का परिचय दिया, जिसने जालपा के साथ मिलकर रमानाथ को छुड़ाने में मदद की, उसकी मृत्यु हो जाती है। जोहरा की मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर यह उपन्यास हम देखते हैं कि स्त्री के आभूषण प्रियता से आरंभ होकर
उसके त्याग बलिदान की आत्मवेदी पर समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से उपन्यास का आपने जो है कथा वस्तु को देखा। अब जो है हम सब उपन्यास को थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। दीनदयाल जमींदार के मुख्तार थे। उनके गांव में बहुत धाक थी। वह मध्य वर्ग परिवार के थे, किंतु उनके यहाँ आर्थिक संकट नहीं था। उनके 3 पुत्र तथा 1 पुत्री जालपा उत्पन्न हुई, लेकिन तीनों भाइयों के मर जाने के उपरांत जालपा अपने घर में अकेली रह गई। कहने का था कि जो दीनदयाल थे जमींदार थे और उनके 3 पुत्र थे, मध्यम वर्ग के ही थे, लेकिन उनके घर में पैसों का अभाव नहीं था। 3 पुत्र थे और 1 पुत्री थी जालपा। तो 3 पुत्र जब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी जो है एक अकेली संतान के रूप में जालपा रह जाती है। ऐसी स्थिति में माता पिता उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने में तत्पर रहते हैं। उसके पिता दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण अवश्य लाते। इस प्रकार जालपा का आभूषणों से प्रेम बाल्यावस्था से ही हो गया, क्योंकि वह क्या थी, इकलौती संतान थी और उसके माँ बाप बहुत उसे प्यार करते थे। तो जब भी उसके पिताजी बाहर जाते तो उसके लिए कोई न कोई आभूषण लाते। तो इस तरह से जो है छोटे में ही बाल्यावस्था में ही जालपा को जो है आभूषण से क्या हो गया, प्रेम हो गया। एक बार बारिश के महीनों में झूले पर झूलती हुई गाय के स्त्रियों और लड़कियों के मध्य एक बिसाती आ पहुंचा। जालपा ने चंद्रहार पसंद करके माता से उसे खरीदने के लिए कहा। माता के कहने पर कि 4 दिन इसकी चमक दमक खत्म हो जाएगी। वहां उपस्थित बिसाती ने कहा, 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। जालपा के चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा उस समय और भी बलवती हो उठी। जब उसके पिता उसकी माता के लिए चंद्रहार लाते हैं तो जालपा हार लेने के लिए इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन माता उससे संकेत में कह देती है कि तेरे लिए चंद्रहार ससुराल से आएगा, क्योंकि छोटे से ही जालपा को क्या है, गहनों से बहुत प्रेम हो गया है। और जब उसकी माँ के लिए चंद्रहार उसके पिताजी लाते हैं तो वह जो है जिद करने लगती है चंद्रहार के लिए। तो उसकी माँ बोलती है उसे कि तुम्हारे लिए चंद्रहार ससुराल से आएगा। यह घटना जो है जालपा के हृदय में चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा और तीव्र प्रतीक्षा उत्पन्न कर देती है। समय आने पर जालपा का विवाह दयानाथ के पुत्र रामानाथ से होना तय होता है। दयानाथ ईमानदार और सज्जन पुरुष थे। कचहरी के ऊपर की आमदनी की अनेक सुविधाएं रहते हुए भी वह अपने 50 रुपए के वेतन से संतुष्ट थे। किसी से रिश्वत लेना बुरा समझते थे। परिमाणतः धन की कमी के कारण रामानाथ को 2 महीने के बाद कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। अपने पुरुषार्थ से पढ़ने की लगन उसमें नहीं थी। वह 2 साल से बेकार बैठा था और अपने मित्रों की चीज़ें मांगकर आनंद करता और शतरंज खेलने में व्यस्त रहता था। रामानाथ का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चरित्र दिखा रहा है कि रामानाथ किस प्रकार का व्यक्ति है। वह कॉलेज छोड़ चुका है और अपने मित्रों से मांग कर क्या करता है, सारा दिन शतरंज खेलता है, इसी में व्यस्त रहता है। दयानाथ अपने इस निकम्मे बेटे को रिश्ता लेने को विवश कर दिया। बोल रहा है कि दयानाथ अपने इस निकम्मे बेटे का जो है रिश्ता लेने के लिए विवश थे, क्योंकि उनका बेटा कुछ काम धाम नहीं करता था। दीनदयाल दयानंद की सज्जनता बहुत प्रभावित है। उन्होंने दयानंद को 1000 रुपये टीके में दिए। दीनदयाल के टीकों को देखकर दीनदयाल के टीकों को देखकर 50 रुपये में मासिक पाने वाले कचहरी के क्लर्क दयानाथ ने 3000 के गहने बनवा लिए। अब यहाँ पे देखिए, जो दीनदयाल के टीके उन्होंने देखा कि उन्हें 1000 रुपये टीके में दिए हैं, तो है 50 रुपये वो पाते थे। उन्होंने क्या किया कि 3000 के गहने बनवा दिए। कचहरी के क्लर्क जो दयानाथ थे, वे उन्होंने 3000 के गहने बनवा लिए। दयानंद की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर भी ये जेवर ऋण लेकर खरीदे गए थे। बारात बड़े धूमधाम से चढ़ी। तो इस तरह से शादी बहुत धूमधाम से होता है। वे कर्ज लेकर गहने बनाते हैं, दिखावा में ज़्यादा वो विश्वास करते हैं। आगे चलते हैं। फिर भी जो है चंद्रहार न दिया जा सका। इतने गहने बनाने के बाद भी जो है चंद्रहार जालपा को नहीं मिला। जालपा के चिर संचित चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा पर पानी फिर गया और चंद्रहार के अभाव में जालपा एवं सहेलियों के लिए विवाह का कोई आनंद न रहा। एक सहेली शहजादी ने
जालपा को चंद्रहार प्राप्त करने के लिए पति के सामने मान करने का गुरु मंत्र सिखाया। दीनदयाल ने दयानाथ को विवाह में जितना रुपए दिया था वह सब नाच तमाशे नेग आदि में खर्च हो गया। अतः धन के अभाव में दयानाथ सर्राफ के रुपए न चुका सके। इधर चंद्रहार न मिलने के कारण असंतुष्ट जालपा को संतुष्ट करने के लिए रमानाथ अपने धनवान होने की बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा और अपनी हैसियत को बढ़ाकर कहने लगा। वह जो है अपना बहुत बड़ाई करने लगा कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। 3 महीने बीतने पर एक दिन सर्राफ दयानाथ से अपने रुपए मांगने आया और यह वायदा कराकर ही हटा कि परसों रुपए की अदायगी हो जाएगी। ऋण को चुकाने के लिए दयानाथ जागेश्वरी और रामानाथ में परामर्श हुआ और दयानाथ ने यह निश्चय किया कि जालपा के कुछ गहने सर्राफ को लौटा दिए जाएं। रामानाथ जालपा से गहने मांगने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि वह जालपा से पहले ही बहुत धनी होने की बात कह चुका था, बढ़ा चढ़ा कर अपनी बात कह चुका था। इस प्रकार गहने मांगने से उसकी पोल खुल जाती। ऐसी स्थिति में दयानाथ द्वारा छल किए जाने का विरोध करने पर भी रामानाथ जालपा के गहनों की चोरी करने की सोचता है। तो वो तब जो है वो सोचता है कि क्यों ना जालपा के गहने को, क्योंकि वो उससे मांग नहीं सकता था, वो अपनी बहुत बड़ाई जो है जालपा के सामने कर चुका था। तो इसलिए जो है वह सोचता है कि जालपा के गहनों को चोरी कर लूं। इसके लिए उसने भांग व मिठाई मंगवाई ताकि जालपा को रात्रि में नशे में चूर कर सके। अपनी योजना के अनुसार रामानाथ रात्रि में गहने चुराने का अवसर देखता रहा। जब जालपा प्रेमालाप करके सो गई तब रामानाथ चुपके से उसके गहनों की संदूकची लेकर दयानाथ के पास जा पहुंचा। इसी बीच जालपा ने अपने गहनों की चोरी का सपना देखा। रामानाथ के पुनः लौटने पर जालपा के सपने की बात कहते ही वह चिल्ला पड़ा, चोर चोर, और फिर सब चिल्ला उठे। जालपा गहने चोरी हो जाने से बहुत दुखी हुई। जालपा बहुत दुखी हुई। उसे गहनों के अतिरिक्त संसार में अन्य किसी वस्तु से प्रेम न था, क्योंकि बचपन से ही क्या थी, आभूषण प्रिय परिवार में पली बड़ी थी। वह खोई खोई सी रहने लगी। उसके जब सारे गहने चोरी हो गए तो अब खोई खोई सी रहने लगी। आभूषण चोरी की घटना के बाद रामानाथ नौकरी ढूंढने लगा। उसकी मित्रता रमेश बाबू के नाम से एक क्लर्क से थी, जिसके सहयोग से रामानाथ को म्यूनसिपैलिटी में चुंगी की नौकरी मिल गई। उसे 30 रुपये मासिक वेतन मिलता था और इसके अतिरिक्त कुछ ऊपर की आमदनी भी हो जाती थी। पति को नौकरी मिलते ही जालपा का स्वाभिमान जाग उठा और जो है वह और उसे आशा हो गया कि शीघ्र ही अब उसके गहने आ जाएंगे, नए गहने बन जाएंगे। इसी बीच गहनों की चोरी की घटना सुनकर जालपा की माता ने अपने चंद्रहार उसके पास भेजा, किंतु जालपा के स्वाभिमान ने पति की कमाई से ही गहने लेने का उचित समझकर अपनी माता के जो चंद्रहार को लौटा दिया। रामानाथ को अपनी नौकरी की आमदनी देखकर यह विश्वास हो गया कि जालपा के लिए शीघ्र ही वह गहने बनवा देगा। परंतु जब उसे जालपा द्वारा सहेलियों को लिखे गए पत्रों से पता चला कि उसकी पत्नी गहनों के लिए बहुत व्याकुल है, तो उसने आभूषण उधार लाने का निश्चय किया। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी जो है गहनों के लिए बहुत व्याकुल है, तो वह जो है फिर से जो है आभूषण गहने उधार लाने के लिए सोचा। इससे पहले भी रामानाथ जालपा के लिए गहने खरीदने की बात की थी, लेकिन रमेश बाबू को उपदेशों से वह खाली हाथ लौट आया था। अंत में रामानाथ ने गहने उधार लाने का निश्चय कर ही लिया। वह गंगू सर्राफ से गहने उधार ले आया, जिन्हें पाकर जालपा की खुशी का ठिकाना न रहा। रामानाथ के गहने की बात सारे सर्राफ में फैल गई और एक दिन एक दलाल चरणदास गहने लेकर रामानाथ के घर जा पहुंचा। जालपा तो रामानाथ के गहने की बात सारे सराफ में फैल गई थी और एक दिन एक दलाल चरणदास गहने लेकर रामानाथ के घर जा पहुंचा। जालपा की गलतफहमी के कारण इन गहनों के रुपए तो माताजी रामानाथ की माता देंगे। 700 रुपये के 2 गहने उधार खरीद लिए गए। इस प्रकार झूठी आन और संकोच के कारण रामानाथ के ऊपर 1300 रुपये और अधिक ऋण हो गया। तो रामानाथ जो है इस तरह से कर्ज में डूब रहा था। उधार के बोझ से रामानाथ प्रतिदिन चिंतित और परेशान रहने लगा। जालपा गहने पाते ही समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से सहेलियों में घूमने लगी और नए लोगों से मेलजोल बढ़ाना आरंभ कर दिया।
सहेलियों के लिए पान, इलायची, जालपान आदि का सारा व्यय खर्च जालपा द्वारा किया जाने लगा। रमानाथ जालपा के साथ सिनेमा आदि देखने जाने लगा। एक पार्टी में सम्मिलित होने के लिए एक बढ़िया साड़ी और एक घड़ी खरीद ली गई। रामानाथ और जालपा हाई कोर्ट के एक एडवोकेट के यहाँ पार्टी में गए। वहाँ जालपा का परिचय वकील साहब की पत्नी रतन से होता है। रतन को जालपा के कंगन बहुत पसंद आते हैं। वह रामानाथ को वैसा ही कंगन बनवाने के लिए 600 रुपये को गंगो शराब की दुकान को कंगन की नई जोड़ी बनाने को कहता है। वह जोड़ी बनाने को तैयार नहीं हुआ। रामानाथ इन सारी बातों को छिपाता रहा। रतन अपने कंगनों के लिए बराबर मांग करती रही, परंतु रामानाथ उनके बनने में देर होने का बहाना करके टालता रहा। अंत में रतन को शंका हो गई और उसने कहा कि यदि कंगन नहीं बनते तो मेरे रुपए लौटा दो। रामानाथ रतन के रुपए चुकाने के लिए मित्रों से रुपए उधार मांगता है, लेकिन रुपए नहीं मिलते हैं। रमेश बाबू रामानाथ को समझाते भी हैं कि मित्रों से रुपए लेन देन का व्यवहार मनमुटाव उत्पन्न कर देता है। मित्रों से रुपए लेना अच्छा बात नहीं है। रमेश बाबू उसे समझाते हैं। रुपए लौटाने के लिए रतन द्वारा दी गई मोहलत का अंतिम दिन भी आ पहुंचा, किंतु रामानाथ 600 रुपये एकत्रित नहीं कर पाता है। उसी समय दफ्तर में चुंगी के हिसाब में आए हुए 800 रुपये को देखकर उसने इस समस्या के समाधान का उपाय सोचा। रुपए खजांची के पास जमा न कराकर वह देर तक हिसाब करने में लगा रहा और खजांची के चले जाने के बाद वह 800 रुपये की थैली घर ले आया। घर आकर उसने थैली जालपा को देते हुए कहा कि 800 रुपये की थैली ज्यों को त्यों रतन को पकड़ा दे। रामानाथ जब घूम कर लौटा तो उसे ज्ञात हुआ कि रतन को 800 रुपये की थैली दे दी गई है। जब रमन जो है रामानाथ वापस आता है तो देखता है कि जो है उसमें तो 800 रुपये थे और 600 रुपये देने थे, तो वह जो है जालपा जो है जैसे पैसे उसने दिए वैसे ही पैसे उसने रतन को वापस कर दिए। वह उसे पास वापस लाने के लिए रतन के घर गया, लेकिन संकोचवश नहीं ला सका। अब रामानाथ बड़ी मुश्किल में फंस गया। वह सोचने लगा, यदि कल रुपए खजाने में जमा ना हुआ तो उस पर गबन का मुकदमा चलेगा। सवेरे जो है उसे गिरफ्तार करके उसे जेल में भी डाल दिया जाएगा। उसने सवेरे जो है कहकर भेजकर रतन से जो है रुपए मंगवाने का प्रयत्न किया। मतलब सुबह जब हुआ तो रतन को बोला कि तुम जाकर रतन के यहाँ तुम जाकर जो है जालपा को बोला कि रुपए मांगने के लिए, लेकिन रतन की थैली के अधिक रुपए अर्थात 200 रुपये ही भेजे। जालपा को रुपए मंगवाने का पता लग गया। रामानाथ को इतनी जल्दी ही रुपए मंगवाने के लिए कोसते हुए पास 200 रुपये होने का संकेत देकर जालपा ने कहा कि मुझसे ले लिए होते। इसी बीच चरणदास का नौकर रामानाथ से आभूषण के रुपए मांगने लगा, जिसके कारण पिताजी के सामने ऋण का राज खुल गया। दफ्तर जाते समय रामानाथ को जालपा ने 200 रुपये दिए। रामानाथ के पास 100 रुपये अपने थे और 200 रुपये यहाँ से मंगवाए थे। इस प्रकार दफ्तर के 800 में से 500 तो रामानाथ ने इकट्ठे किए, परंतु 300 रुपये प्रबंध नहीं हो सका। रामानाथ दफ्तर पहुँचते ही रमेश बाबू से मिला और उससे जो है जेब से 300 रुपये के नोट गायब होने की बात कही। रमेश बाबू ने कहा, कल रुपए जमा कर दो वरना हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। रामानाथ से 300 रुपये के प्रबंध के लिए रतन से मिला, पर सफलता नहीं मिली। रतन के घर से निराश लौटते हुए उसने यह संकल्प किया कि सारी स्थिति जालपा को बताकर उससे गहने मांगकर उन्हें गिरवी रखकर रुपए जमा कर देगा। किंतु घर पहुंचते ही रामानाथ का दृढ़ संकल्प ढीला हो गया। उसने पहले की भांति रात को जो है गहने चोरी कर लेने की सोची, पर उसके लिए इसका साहस न हुआ। प्रातःकाल उठकर वह रमेश बाबू के घर गया, पर वहाँ भी उसे सफलता न मिली। मार्ग में उसने निश्चय किया कि जालपा को एक पत्र लिखकर सारी परिस्थिति से परिचित कराएगा और उसके गहनों की मांग करेगा। घर आकर रामानाथ ने लिखा, लेकिन देने का साहस न हुआ। उधर जालपा ने कुछ रुपए निकालने के लिए रामानाथ की जेब में हाथ डाला तो वह पत्र उसके हाथ लग गया। जब पत्र उसके हाथ लगा तो रामानाथ ने पत्र को छीनने की कोशिश पर रामानाथ जीत न पाया। जालपा के पत्र पढ़ने पर रामानाथ की वास्तविक स्थिति को जान गई। अतः वह तत्काल सीढ़ियों से उतरकर घर से बाहर चला गया और सीधा स्टेशन पर पहुंचकर कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बिना टिकट लिए बैठ गया।
इधर जालपा पत्र पढ़कर सब कुछ समझ जाती और अपने गहने बेचकर म्यूनिसिपैलिटी में रुपए जमा करा देती है। गाड़ी में रामानाथ की भेंट एक बूढ़े देवी दिन से हो जाती है। देवी दिन जो है रामानाथ का रेल खर्च देकर उसे अपने साथ कोलकाता ले गया। देखिए अब जो है रामानाथ कहाँ कोलकाता चला गया है। वह नम्र और सहृदय व्यक्ति था। रामानाथ की असहाय अवस्था देखकर जो उसने उसे अपने यहाँ ठहरा लिया। कोलकाता में उसकी सब्जी की दुकान थी जिस पर प्रायः उसकी बुढ़िया काम करती थी। रामानाथ देवी दिन के घर ही रहते, परंतु पुलिस के डर से वह दिन भर कहीं नहीं निकलता था। संध्या के समय वह वाचनालय में जाने लगा। एक दिन उसे अचानक रतन वाचनालय में दिखाई दी, पर उससे नहीं मिली। इस प्रकार 2 महीने बीत गए। सर्दी के मौसम में सेठ किरोड़ी मल की ओर से भिखमंगों को कंबल बांटे जा रहे थे। वहां पहुंचकर मुनिम ने आग्रह कर वह भी कंबल ले आया। इस कार्य से उसकी जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा आहत होती। उसने यह निश्चय कर लिया कि वह निश्चित रूप से कल काम की खोज में क्या करेगा, निकलेगा। दूसरे दिन रामानाथ ने गबन का हाल देवी दिन पहले पुलिस से भयभीत हुआ, लेकिन यह सोचकर कि रुपए में बड़ा जोर है, उसने अपने भय पर विजय पा ली। देवी दिन ने रामानाथ को साथ लेकर घर जाने का विचार किया। रामानाथ पहले तैयार हो गया, पर बाद में मना कर दिया। उधर जालपा ने रामानाथ को ढूंढने के लिए शतरंज की एक पहेली छपवा और उसका हल करने वाले को 50 रुपये इनाम देने की घोषणा की। एक दिन पुस्तकालय से लौटते समय रामानाथ ने कुछ युवकों को इसी शतरंज की पहेली के संबंध में बातचीत करते देखा। उसने उस पहेली की नकल कर ली और उसका हल निकालकर देवी दिन के हाथ जो है उस अखबार के दफ्तर में भेजा जिससे वह छपी थी। रामानाथ को उस हल पर 50 रुपये मिला। इन रुपयों में उसने चाय की दुकान खोली। पैसा हाथ में हो तो विलास सूझता है। इसी विलास के फेर में रामानाथ को बाहर निकलने का विवश कर दिया। वह प्रारंभ से ही पुलिस के भय से छिप छिप कर सावधानी और सतर्कता से रहता था, लेकिन एक दिन जब वह ड्रामा देखकर लौट रहा था तो पुलिस वालों ने उसे व्यर्थी भय के कारण अपनी नज़र से ओझल होते देखा। उसके इस संदेहास्पद आचरण के कारण पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और रामानाथ ने थाने में जाकर स्वयं ही म्यूनिसिपैलिटी के रुपए गबन करने की बात कह दी। वह खुद ही जो है अपने म्यूनिसिपैलिटी के रुपए को गबन की बात कह दी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पुलिस वालों ने टेलीफोन द्वारा इलाहाबाद पुलिस म्यूनिसिपैलिटी से बात की तो उन्हें पता चला कि रामानाथ जो है चुंगी में मुंशी जरूर था, लेकिन उसने गबन नहीं किया। कारण जालपा ने रुपए जमा करा दिए थे। पुलिस वालों ने रामानाथ को यह ज्ञात न होने दिया कि वह निर्दोष है, क्योंकि पुलिस ने उसे ऐसे समय पर पाया था जबकि उसे एक मुकदमे गवाही देने के लिए पढ़े लिखे अच्छे से आदमी की आवश्यकता पड़ रही थी। पुलिस वालों ने देशभक्त क्रांतिकारियों पर झूठा मुकदमा बना रखा था। उन्हें रामानाथ को उसमें वादम मुआब गवाह बनाकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध अपना पढ़ाया हुआ बयान जो है देने को कहा। रामानाथ पहले तो उनकी बात को मानने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में जेल जाने के भय से जो है और छूटने के मोह से जो है पुलिस वालों की बात मानने को तैयार हो गया। देवी दिन और जग्गू ने रामानाथ को छुड़ाने के प्रयत्न भी किया, पर रामानाथ ने स्वयं ही कहा कि उसे जेल न होगी, केवल एक मुकदमे में क्या होगा, शहादत देनी होगी। तब देवी दिन और जग्गू वहीं छोड़कर चले गए। रामानाथ ने पुलिस का पढ़ाया हुआ बयान अदालत में दे दिया, जिसके आधार पर क्रांतिकारियों को लंबी लंबी सजाएं हो गई। रामानाथ की इस व्यवहार से देवी दिन उसे घृणा करने लगा। रामानाथ की गिरफ्तारी से पहले जालपा ने रतन की सलाह से जो है शतरंज को एक नक्शा समाचार पत्रों में प्रकाशित करके घोषित किया था कि उसे हल करने वालों को 50 रुपये का इनाम दिया जाएगा। रामानाथ ने नक्शा भरकर वह इनाम प्राप्त किया था, जिससे घर वाले को महसूस हो गया कि रामानाथ कहाँ है, कलकत्ता में है। इसी आधार पर जालपा रामानाथ की खोज में निकल गई। वह कलकत्ता आई और प्रजा मित्र समाचार पत्र जिसमें शतरंज का नक्शा छपा था, इसके दफ्तर द्वारा रामानाथ का पता लगाकर देवी दिन के घर पहुंच गए। जालपा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि रामानाथ एक झूठे मुकदमे पुलिस का मुखबिर बन गया है। वह देवी दिन को साथ लेकर रामानाथ का बंगला देखने गई, जहां पुलिस ने उसे कहाँ ठहराया था। वह पहुंचते पर ज्ञात हुआ कि रामानाथ 15 दिन के लिए स्थान देखने गया है जहां वारदात हुई थी। रामानाथ को लौटते समय जालपा ने उसे मोटर में बैठे हुए देख लिया। उसने यह निश्चय कर लिया कि या तो रामानाथ से हाईकोर्ट में
बयान जो है बदलवा लूँगी या स्वयं अदालत में जाकर सारी घटना को सच बता दूँगी। जालपा ने उसे सारी स्थिति से परिचित कराया और उसे अपने बयान बदलने को बाध्य किया। रामानाथ पहले तो तैयार नहीं था, लेकिन परिचित कराकर उसे अपना बयान बदलने को फिर तैयार हो गया। किंतु पुलिस के अफसरों के धमकाने और उसे बढ़िया नौकरी दिलाने के लालच से जालपा के प्रयत्नों पर पानी फिर गया। वह पुनः क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने को तैयार हो गया। इसी बीच रतन अपनी बूढ़ी पति का जहीरा बीमारी का इलाज कराने के लिए कलकत्ता आई। वकील साहब मृत्यु सैया पर लेटे जान पड़ने लगे, पर रतन को आश्वासन दिलाते रहे कि वह जो है ठीक होते जा रहे। उन्होंने रतन को एक दिन रामानाथ का पता लगाने के लिए भेजा, पर पता न लग सका। इसी बीच रतन की वृद्ध पति की मृत्यु हो जाती है। दाह संस्कार के लिए उनके भतीजे मणिभूषण को बुलाया गया और रतन को लेकर मणिभूषण घर पहुंचा। धीरे धीरे सारा भागदौड़ जो है अपने हाथ में ले लिया और मणिभूषण ने बंगला और मोटर बेच दिया। रतन के लिए 15 रुपये का मकान किराए पर ले दिया। रतन क्रोध के आवेश में बिना कुछ सामान लिए जालपा के घर चली गई। रामानाथ ने पुलिस के प्रभाव में आकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही दी थी। जालपा भी रामानाथ का बयान सुनने आई और उसके बयान न बदलने के कारण कोर्ट से लौटते समय रामानाथ के मन ही मन कोसने लगी। मुकदमे का निर्णय हो गया और उसकी गवाही के कारण स्कूल मास्टर दिनेश की फांसी होगी और अन्य को कारावास। उसने देवी दिन को दिनेश के घर का पता लगाने को भेजा। क्रांतिकारियों को सजा हो जाने के बाद रामानाथ के मन में अपने प्रति ग्लानि उत्पन्न हो गई। एक बार वह पुलिस से मिले आभूषणों को लेकर जालपा के पास आया तो जालपा ने उन्हें घृणा से ठुकरा दिया और उसे बुरी तरह फटकाया। रामानाथ देवी दिन के घर से लौट आया और वह निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे जज साहब के सामने जाकर सारी पोल खोल देनी चाहिए। वह जज साहब से कुछ कहने का साहस ही न जुटा सका, परंतु रामानाथ पुलिस वालों के व्यवहार से ऊब चुका था और उसने उनके सामने बेढंगा व्यवहार किया। पुलिस वालों को यह समझते देर न लगी कि रामानाथ का यह परिवर्ती व्यवहार उसकी पत्नी जालपा के कारण ही हुआ है। कुछ मिजाज पुरसी करने की जरूरत होगी। रामानाथ को भयभूत कर दिया। उधर जालपा अपने पति के कार्य के पश्चात स्वरूप दिनेश की बूढ़ी माता की सेवा करने में लग गई। उधर जालपा जो है देख रही है कि उसका पति ये काम कर रहा है, तो वह जो है दिनेश की बूढ़ी माँ की सेवा में करने में लग जाती है अपना। रामानाथ को काबू में करके पुलिस वाले निश्चिंत हो गए। उनका केस पक्का हो चुका था। फिर भी वह रामानाथ को हाई कोर्ट के फैसले तक छोड़ना नहीं चाहते थे, जब तक हाई कोर्ट की फैसला नहीं आ जाती है। पुलिस वालों ने रामानाथ को फंसाए रखने के लिए उस पर शराब और सुंदरी का जादू डाला। वैसे जोहरा को पुलिस वालों ने रामानाथ के चंगुल में फंसाए रखने के लिए भी रखा। रामानाथ वैसे जोहरा से प्रेमालाप होने पर धीरे धीरे जालपा को भूलने का प्रयत्न करने लगा। एक दिन वह एक पुलिस अफसर के साथ मोटर में घूमने जा रहा था। मार्ग में पानी ले जाते हुए दीन मलिन जालपा को देखा। उसका हृदय जालपा की हालत जानने के लिए तड़प उठा। वह सोचने लगा कि कहीं देवी दिन ने जालपा को निकाल तो नहीं दिया। इस रहस्य का पता लगाने के लिए उसने जोहरा की सहायता ली और जालपा का पता लगाने को कहा। जोहरा भी रामानाथ से प्रेम करने लगी थी। अंततः वह उसकी बात को अस्वीकार न कर सकी। जालपा का पता लगाकर वह 8 दिन बाद लौटी। इसी बीच रामानाथ उसकी प्रतीक्षा करते करते परेशान हो गया। जोहरा ने जालपा से अपने मिलने की घटना सुनाई और बताया कि वह फांसी लगने वाले दिनेश के घर वालों की सेवा में लगी है। जोहरा स्वयं उसके जालपा के त्याग से इतनी प्रभावित हुई कि उसने भी सादा रहन सहन अपना लिया। अब जोहरा जो है जालपा से इतनी प्रभावित हुई कि वो भी सिंपल से रहने लगे। रामानाथ भी जालपा के त्याग की कहानी से बहुत प्रभावित हुआ और दरोगा से 1 घंटे की छुट्टी लेकर जालपा देवी दिन और जग्गू से मिलने गया। उसने जालपा से वादा किया कि इस बार निश्चय ही सारे रहस्य का भंडाफोड़ कर देगा। लौटते समय वह जज के बंगले पर पहुंचा। रामानाथ ने इस बार साहस कर जज साहब को सारी घटनाओं को परिचित कराया। इस सत्य के उद्घाटन के अनंतर हाई कोर्ट में फिर एक मुकदमा सुन गया और रामानाथ के बयान बदलने पर सारे कैदी रिहा कर दिए गए। यह देखकर पुलिस वाले रामानाथ के पीछे पड़ गए। उन्होंने इस झूठी गवाही देने के अपराध में दंडित करने के लिए मुकदमा चलाया, लेकिन रामानाथ ने जज की सहानुभूति प्राप्त कर ली और उसे क्या किया गया, मुक्त कर दिया गया। कलकत्ता के षड्यंत्र से मुक्ति प्राप्त करके रामानाथ अपने परिवार और रतन जोहरा देवी दिन के साथ प्रयाग के एक गाँव में बस गया। ये लोग अपने परिश्रम
से खेती करके आजीविका चलाकर परोपकार करने लगे। समय व्यतीत होता गया और एक दिन रतन को इस देह से मुक्ति मिल गई। जोरा भी कुछ समय उपरांत गंगा में डूबते हुए बच्चे और स्त्री की बचाने के फलस्वरूप गंगा में डूब गए। इस प्रकार रामानाथ बीते दिनों को याद करते हुए अपना जीवन यापन करने लगता है। तो ये हो गया आपका गबन उपन्यास। अब जो है जब गबन उपन्यास हम लोगों ने पढ़ा, अब इस गबन उपन्यास जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, बताइए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका है गबन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। गबन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1927, 1931, 1933 या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते ही हैं गबन उपन्यास का जो है प्रकाशन वर्ष क्या है। गबन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपको पता ही है। तो चलिए बताइए गबन उपन्यास का जो है प्रकाशन वर्ष। ये गबन उपन्यास हम लोगों ने अभी पढ़ा और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो गबन उपन्यास का जो है प्रकाशन वर्ष क्या है, 1931 है। क्या है, 1931। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये देखिए गबन उपन्यास की समस्या क्या है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। किसानों की समस्या है, गरीबी की समस्या है, वेश्याओं की समस्या या गहनों के प्रति पत्नी का लगाव है। गहनों के प्रति पत्नी का लगाव है। तो सही आंसर क्या होगा। गबन उपन्यास की समस्या क्या है, गहनों के प्रति पत्नी का, उसे जालपा का जो है गहनों से बहुत लगाव था। गबन उपन्यास में रामानाथ भागकर कहाँ जाता है। अभी हम लोगों ने उपन्यास पढ़ा, आप लोगों को याद ही होगा। प्रयाग, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई। तो सही आंसर क्या होगा, कलकत्ता जाता है। कहाँ जाता है, कलकत्ता। स्त्री के आभूषण प्रियता एवं मध्यम वर्गीय पुरुषों के मिथ्या आत्मदर्शन का दुष्परिणाम दिखाई गई कौन सा कहानी है या कौन सा उपन्यास है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ये देखिए गोदान है, निर्मला है, परीक्षा है या गबन है। तो ये सही आंसर क्या होगा, गबन है। क्या है, गबन। आगे चलते हैं। गबन के नायक का नाम चलिए बताइए। गबन के नायक का क्या नाम है, दयाराम, दयानाथ, रमानाथ या रतन। तो गबन के नायक का नाम क्या है, रमानाथ है। क्या है, रमानाथ। आगे चलते हैं। गबन उपन्यास में कौन जो है गबन करता है, किस पे चोरी का इल्ज़ाम लगता है, कहने का तात्पर्य है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। जालपा, होरी, रमानाथ या गोबर। गबन कौन करता है, गबन रमानाथ करता है। कौन, रमानाथ। उपन्यास गबन की कहानी किन दो शहरों के संबंध को दर्शाती है या रखती है। किन दो शहरों का यहाँ पे उल्लेख हुआ है। ऑप्शन पढ़ते हैं। कलकत्ता, मुंबई, प्रयाग, कलकत्ता, दिल्ली, कलकत्ता या बनारस, कलकत्ता। तो आप लोगों ने जब उपन्यास में पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा, प्रयाग और कलकत्ता का दो शहर जो है इसमें दिखाया गया। गबन की नायिका का क्या नाम है। ऑप्शन पढ़ते हैं। होरी, जालपा, हीरा, होरी, जालपा, मीरा, सुमन। तो गबन का जो है नायिका कौन है, आपको पता ही है, जालपा है। आगे पढ़ते हैं। जालपा की सहेली का क्या नाम है। जालपा की सहेली कौन है इसमें। ऑप्शन पढ़ते हैं। जोहरा, मीरा, जोहरा, मीरा, सुमन। तो जालपा की सहेली इसमें कौन है, तो इसको कट कर देते, कौन है, जोहरा है। जोहरा जालपा की सहेली भी बोल सकते हैं। और जोहरा कौन थी, एक वेश्या भी थी। और ऐसे जालपा की सहेली कौन है, तो आपको पता ही है, रतन भी है जालपा की घनिष्ठ सहेली। तो यहाँ पे रतन का ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए जोहरा हुआ। और मीरा, सुमन तो कोई नहीं है इसमें, इसलिए हम लोगों ने इसमें जोहरा में टिक किया। और ऐसे रतन की और जालपा की सहेली कौन है, रतन है। ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। गबन उपन्यास में किस गहने के लिए जालपा जिद करती है। तो गबन उपन्यास में किस गहने के लिए जिद करती है जालपा। ऑप्शन पढ़ते हैं। पायल के लिए, कर्णफूल के लिए, अंगूठी के लिए या चंद्रहार के लिए। तो आपको पता ही है गबन उपन्यास में चंद्रहार के लिए जालपा जिद करती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न गबन उपन्यास से। गबन उपन्यास आज समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये क्लास आपको। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स। और जो भी नए आने वाले फ्रेंड्स हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल में जाके सब्सक्राइब कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।